हेलो दोस्तों, सामान्य अध्ययन के मेरे इस चैनल बीसी लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, विश्व भूगोल पर मैं अपनी एक प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इस वीडियो में हम लोग पृथ्वी के वायुदाब कटिबंध अर्थ्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर जोन इस पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग वायुदाब की उत्पत्ति के कारण, वायुदाब का वितरण और इसे प्रभावित करने वाले कारकों के साथ साथ वायुदाब कटिबंधों की कुछ प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह विषय अत्यंत उपयोगी है, तो आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग यह समझें कि वायुदाब अर्थात एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या, इसकी परिभाषा क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि वायु जो है वह विभिन्न गैसों का यांत्रिक मिश्रण है, और जब यह यांत्रिक मिश्रण है तो वायु में भार होता है, और यह भार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल गैसीय अणुओं को अपनी तरफ खींचता है। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वायु धरातल पर दबाव डालती है और इससे वायुदाब की उत्पत्ति होती है पृथ्वी के सतह पर। तो अगर एक सामान्य परिभाषा देखें वायुदाब की, तो धरातलीय सतह की एक इकाई पर वायु के भार के कारण लगने वाला बल वायुदाब कहलाता है। यह वायुदाब जो होता है यह उच्च और निम्न दो प्रकार का होता है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप देखें कि वायुदाब की खोज सर्वप्रथम ऑटो फिन ग्यूरिक ने की थी, और वायुदाब मापी अर्थात बैरोमीटर जिससे वायुदाब को मापा जाता है, इसकी खोज इटली के वैज्ञानिक इवांजेलिस्टा टोरिसेली ने किया था। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य कि वायुदाब का मात्रक जो होता है यूनिट, वह मिलीबार है। इसको एमबी से दर्शाया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम वायुदाब के वितरण अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पर चर्चा करते हैं। तो धरातल पर वायुदाब का वितरण ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही रूपों में पाया जाता है। सबसे पहले हम लोग ऊर्ध्वाधर वितरण पर नजर डालते हैं। तो धरातल के पास गुरुत्वाकर्षण बल की अधिकता के कारण वायुदाब अधिक पाया जाता है। जैसे जैसे हम धरातलीय सतह से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, हवा विरल होती जाती है और साथ ही साथ गुरुत्वाकर्षण बल कम होता जाता है, और नतीजतन वायुदाब कम होता है। तो वायुदाब की ह्रास दर जो है वह प्रति 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार की होती है। अर्थात धरातलीय सतह से जब हम 10 मीटर ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुदाब 1 मिलीबार कम हो जाता है। तो प्रति 10 मीटर पर 1 मिलीबार वायुदाब कम हो जाता है। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अब क्षैतिज वितरण की बात करें तो धरातल पर वायुदाब के क्षैतिज वितरण को मानचित्र पर समदाब रेखाओं के माध्यम से दर्शाया जाता है। यह आप जान लें कि समुद्र तल पर सर्वाधिक वायुदाब पाया जाता है, जो लगभग 1013.25 मिलीबार का होता है, अर्थात 1013.25 मिलीबार एमबी। यह भी प्रारंभिक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे बढ़ें। अब धरातलीय सतह पर वायुदाब के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो धरातल पर वायुदाब का वितरण कई कारकों का सम्मिलित प्रभाव होता है, यह आप जान लें। सबसे पहला फैक्टर जो है वह तापक्रम अर्थात टेम्परेचर है।
तापमान एवं वायुदाब में व्युत्क्रमानुपाती अर्थात इन्वर्सली प्रोपोर्शनल संबंध होता है। अर्थात तापमान बढ़ने से वायुदाब कम होता है और तापमान घटने से वायुदाब बढ़ता है। इसका कारण यह है कि अधिक तापमान से वायु गर्म होकर के फैलती है और हल्की होकर के ऊर्ध्वाधर रूप में अर्थात नीचे से ऊपर की ओर उठती है। तो नीचे से ऊपर की ओर संवहन तरंगें उत्पन्न होती हैं, जबकि तापमान कम होने पर वायु ठंडी होकर के सिकुड़ती है और नीचे अवतलित होती है अर्थात नीचे उतरती है। इसे हम लोग आगे देखेंगे। तो तापमान जो है वायु दाब के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, पृथ्वी का घूर्णन, रोटेशन ऑफ अर्थ। तो दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब दिशा में घूमती है। इस तथ्य से आप परिचित हैं। तो इस कारण एक बल उत्पन्न होता है जिसे कोरियोलिस बल कहा जाता है। इसके कारण वायु उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाएं तरफ तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने मूल दिशा से बाएं तरफ विक्षेपित हो जाती है। इसे फेरेल का नियम भी कहा जाता है। यह बल विषुवत रेखा से अक्षांशों की कोणीय दूरी का समानुपाती होता है। अर्थात विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों की ओर बढ़ते हैं, कोरियोलिस बल की मात्रा जो है सो बढ़ती जाती है और विषुवत रेखा पर सबसे कम और ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। कोरियोलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। इस प्रकार कोरियोलिस बल वायु की दिशा को प्रभावित करता है और इस प्रकार वायु दाब का वितरण भी प्रभावित होता है। तो यह दूसरा महत्वपूर्ण कारक है वायु दाब के वितरण को प्रभावित करने वाला। आगे देखें। अब समुद्र तल से ऊंचाई। दोस्तों, समुद्र तल पर सर्वाधिक वायु दाब होता है, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा, जो लगभग 1013.25 मिलीबार का होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं, हवा विरल होती जाती है और वायु दाब कम होता जाता है। वायु दाब की ह्रास दर प्रति 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार होता है। इस तथ्य को हम पहले देख चुके हैं। चौथा जो महत्वपूर्ण फैक्टर है, कारक है, वह वायु की आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी या उसकी नमी। तीव्र वाष्पीकरण के कारण वायु में आर्द्रता या नमी बढ़ जाती है और इससे निम्न वायु दाब की उत्पत्ति होती है। अर्थात अधिक आर्द्र वायु अगर है तो वह निम्न वायु दाब उत्पन्न करती है। यह चौथा महत्वपूर्ण फैक्टर है वायु दाब के वितरण को प्रभावित करने वाला। इस प्रकार किसी स्थान विशेष पर वायु दाब उपरोक्त कारकों का सम्मिलित प्रभाव होता है। आगे बढ़ते हैं। अब पृथ्वी पर वायु दाब का वितरण या पृथ्वी के वायु दाब कटिबंध, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। दोस्तों, समस्त धरातल पर वायु दाब जो होता है वह एक निश्चित प्रणाली के अनुरूप वितरित होती है। पूरी पृथ्वी पर इसकी 7 पेटियां पाई जाती हैं, लेकिन स्थान स्थान पर धरातल के स्थल एवं जलीय स्वरूप के कारण इन मेखलाओं या कटिबंधों की क्रमबद्धता में व्यवधान पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में ये मेखलाएं अधिक निश्चित होती हैं। इसका कारण यह है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक हैं दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में। आइए इसे देखते हैं कि ये 7 कटिबंध या 7 पेटियां कौन कौन सी हैं। दोस्तों, जो वायुदाब कटिबंध धरती पर पाए जाते हैं, पृथ्वी पर पाए जाते हैं 7, उनमें से 3 जो हैं वह तापजन्य वायुदाब कटिबंध हैं और 4 जो हैं
वो गतिजन्य वायुदाब कटिबंध हैं। तापजन्य वायुदाब कटिबंध टेम्परेचर के कारण उत्पन्न होते हैं और गतिजन्य वायुदाब कटिबंध जो हैं वह पृथ्वी की घूर्णन गति या इसकी दैनिक गति के कारण उत्पन्न होते हैं। तो तापजन्य वायुदाब कटिबंध जो हैं, पहला है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध, दूसरा उत्तरी ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंध अर्थात जो नॉर्थ पोल पर पाया जाता है, तीसरा दक्षिण ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंध, यह साउथ पोल पर पाया जाता है। गतिजन्य वायुदाब कटिबंधों की बात करें तो उत्तरी उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध, नॉर्थ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन जो होता है, पांचवा दक्षिणी उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध, साउथ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन, छठा उत्तरी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध और सातवां दक्षिण उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध। तो ये 7 पेटियां पाई जाती हैं जिनमें से 3 तापजन्य हैं अर्थात टेम्परेचर के कारण उत्पन्न होती हैं और 4 जो हैं वह पृथ्वी की दैनिक गति के कारण उत्पन्न होती हैं, इसलिए इन्हें गतिजन्य वायुदाब कटिबंध कहा जाता है। तो आइए इनकी विशिष्टताओं को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इस ग्लोब पर हम लोग वायुदाब कटिबंध के वितरण को देख लें। तो दोस्तों ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है और 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य जो यह क्षेत्र है यह भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध कहलाता है। इसके बाद उपोष्ण उच्च कटिबंधीय उच्च वायुदाब का जो क्षेत्र है, उप उष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब का क्षेत्र 30 डिग्री उत्तरी से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का क्षेत्र उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है। इसी प्रकार उपध्रुवीय निम्न वायुदाब का जो क्षेत्र होता है वह 60 डिग्री उत्तरी से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य का क्षेत्र होता है और इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का क्षेत्र होता है। यह उपध्रुवीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र कहलाता है और उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर यह ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र है। उत्तर ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र ये है और ये दक्षिण ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र है। आइए इनकी विशेषताओं को देखते हैं। अब सबसे पहले हम लोग भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध या मेखला इस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य अर्थात 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य वर्ष भर सूरज की किरणें लंबवत चमकती हैं। अतः अत्यधिक तापक्रम के कारण धरातलीय वायु के गर्म होकर हल्की होने और ऊपर उठने के कारण ऊर्ध्वाधर रूप में संवहनीय तरंगें चलती हैं, जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा किया इस बात की। इससे इस क्षेत्र में निम्न वायुदाब उत्पन्न हो जाता है। दूसरा कि इस क्षेत्र में उच्च तापक्रम के कारण तीव्र वाष्पीकरण भी होता है, वेपराइजेशन। अतः वायु में नमी या आर्द्रता की अधिकता रहती है। इसके कारण भी इस क्षेत्र में निम्न वायुदाब पाया जाता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि आर्द्र वायु होती है अर्थात ह्यूमिडिटी अगर उसमें अधिक होती है तो वह निम्न वायुदाब उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त विषुवत रेखा पर पृथ्वी के घूर्णन का वेग अधिक होता है। जैसा कि आपको पता है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा कहलाती है और यह सबसे लंबी अर्थात सबसे लंबी परिधि वाली अक्षांश रेखा होती है। तो विषुवत रेखा पर जो घूर्णन का वेग है वह अधिक होता है। अतः विषुवत रेखा पर अपकेंद्रीय बल अधिक होता है अर्थात सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी प्रवृत्ति होती है कि वह स्वतंत्र पिंड को
धरातल के सतह पर अर्थात केंद्र से दूर की ओर विक्षेपित करती है। तो यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है विषुवत रेखा पर जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, इससे वायु जो है सो पृथ्वी से दूर विक्षेपित होती है अर्थात ऊपर की ओर। इस कारण भी इस क्षेत्र में निम्न वायुदाब उत्पन्न होता है। आगे बढ़ें। अब डोलड्रम या प्रशांत क्षेत्र, इस पर एक नज़र डालें। अक्सर परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है। तो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध या मेखला जो विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, इसे डोलड्रम या प्रशांत मंडल कहा जाता है। इस क्षेत्र में उच्च तापक्रम के कारण वायु में ऊर्ध्वाधर रूप में संवहनीय तरंगें वर्ष भर चलती रहती हैं। इस क्षेत्र की वायु में क्षैतिज गति अर्थात हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट होता है वह उसका अभाव होता है, क्षैतिज गति नहीं पाई जाती है। अतः वातावरण शांत होता है। अतः इस क्षेत्र को डोलड्रम या प्रशांत क्षेत्र कहा जाता है। तो अगर मुख्य परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में यह प्रश्न आता है कि डोलड्रम या प्रशांत मंडल क्या है, तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। आगे बढ़ें। अब उत्तरी एवं दक्षिणी उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध पर हम लोग चर्चा करेंगे। अर्थात दोनों गोलार्धों में जैसा कि हम लोगों ने देखा कि उत्तरी उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध और दक्षिणी उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध पाया जाता है 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य। तो 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य शीत ऋतु के 2 महीनों को छोड़कर लगभग वर्ष भर उच्च तापक्रम के बावजूद उच्च वायुदाब पाया जाता है 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य। ऐसा पृथ्वी की दैनिक गति से उत्पन्न कोरियोलिस बल और वायु के अवतलन के कारण होता है अर्थात वायु के नीचे बैठने के कारण। संवहन तरंगों के कारण भूमध्य रेखा पर ऊपर उठी वायु, जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा किया, 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में नीचे की ओर अवतलित होती है, नीचे बैठती है। अतः इस क्षेत्र में वर्ष भर उच्च वायुदाब पाया जाता है। इसके अतिरिक्त दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य जो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध होता है, तो यहाँ से भी हवा ऊपर उठ करके 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य नीचे की ओर अवतलित होती है, बैठती है। तो इस प्रकार ये दोनों ही उच्च वायुदाब जो कटिबंध धरातल पर पाए जाते हैं, ये गतिजन्य उच्च वायुदाब कटिबंध हैं। इसे हम देखें इस प्रकार कि ये भूमध्य रेखा से जो ये संवहनीय तरंगें ऊपर उठती हैं और ऊपर उठ करके 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य ये अवतलित होती हैं दोनों गोलार्धों में। तो इसी कारण यहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाता है 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में। इसके अतिरिक्त उपध्रुवीय निम्न वायुदाब का जो क्षेत्र है 60 से 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में, वहाँ से भी वायु ऊपर उठ करके 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य अवतलित होती है, नीचे उतरती है। अतः इस क्षेत्र में उच्च वायुदाब पाया जाता है। आगे बढ़ें। अब हम लोग उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध के 2 महत्वपूर्ण तथ्यों पर एक नज़र डालते हैं। इसमें से पहला है अश्व अक्षांश। तो दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। प्राचीन काल में अश्व व्यापारियों का जलयान जब इन अक्षांशों से होकर गुजर रहा था तो उच्च वायुदाब के कारण जलयान डूबने लगा। फिर व्यापारियों ने जलयान के अश्वों को समुद्र में फेंककर अपनी जान बचाई थी, जहाज को डूबने से बचाया था। और तब से इन अक्षांशों को अश्व अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है।
दूसरा कि दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 40 डिग्री के मध्य विश्व के अधिकांश मरुस्थल विशेष करके महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। इसका कारण है कि इस क्षेत्र में प्रतिचक्रवातीय दशा होती है, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होता है, क्योंकि इस क्षेत्र में वायु का अवतलन होता है। वायु ऊपर से नीचे की ओर बैठती है जो प्रायः शुष्क होती है, अर्थात उसमें नमी का अभाव होता है। नतीजतन इससे वर्षा नहीं होती है इस क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र में मरुस्थलों के पाए जाने का यह एक प्रमुख कारण है। विशेष करके मरुस्थल, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं, तो इसका कारण है कि महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों से ध्रुवों की ठंडी महासागरीय धाराएं चलती हैं और नतीजतन यहाँ का मौसम जो होता है, वातावरण शीत प्रधान होता है, अर्थात ठंडा होता है, और ठंड के कारण वाष्पीकरण नहीं हो पाता है और वर्षा का अभाव होता है। तो मरुस्थल जो हैं वह महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। इस विषय पर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब उत्तरी एवं दक्षिणी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध। तो दोस्तों, दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य निम्न वायुदाब की पेटी पाई जाती है। हालांकि इस क्षेत्र में तापक्रम जो है वर्ष भर एकदम निम्न होता है, काफ़ी कम होता है। इसके बावजूद यहाँ पर निम्न वायुदाब की पेटी पाई जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि पृथ्वी के दैनिक गति के कारण इन अक्षांशों की वायु फैल करके स्थानांतरित हो जाती है, जिससे इस क्षेत्र में वायुदाब निम्न हो जाता है। जो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र है दोनों गोलार्धों में, इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों अर्थात टेम्परेट साइक्लोन या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, इनकी उत्पत्ति होती है इसी क्षेत्र में। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों ही गोलार्धों में होती है। इसका कारण यह होता है कि इस क्षेत्र में दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं आपस में मिलती हैं। ध्रुवों की ओर से जो ठंडी हवा आती है और विषुवत रेखा की ओर से जो गर्म पछुआ हवा चलती है, ये दोनों जो है सो 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य आपस में मिलती हैं और इनके मिलने से ध्रुवीय वाताग्रों का निर्माण होता है और इससे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। और ये चक्रवातें जो हैं वो पछुआ हवाओं के सहारे पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। इस विषय पर भी हम लोग अलग से एक वीडियो में चर्चा करेंगे। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम लोग उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंधों को देखें तो दोनों गोलार्धों में 80 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांशों के मध्य ध्रुवीय क्षेत्रों में अत्यधिक निम्न तापमान के कारण इन क्षेत्रों में उच्च वायुदाब की पेटी या मेखला पाई जाती है। दोस्तों, पृथ्वी के दैनिक तापांतर अर्थात तापमान में अंतर तथा स्थल एवं जल के स्वभाव की भिन्नता के फलस्वरूप स्थान विशेष में वायुदाब की भिन्नता तथा इसमें परिवर्तन पाया जाता है। इसके अतिरिक्त सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने पर ध्रुवीय पेटियों को छोड़ करके सभी पेटियां क्रमशः उत्तर और दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो जाती हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सूर्य का आभासी संचलन कर्क और मकर रेखाओं के बीच होता रहता है, अर्थात जब सूर्य 0 डिग्री विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अर्थात कर्क रेखा की ओर सूर्य का जब आभासी संचलन होता है तो यह सूर्य की उत्तरायण स्थिति कहलाती है। और जब सूर्य 0 डिग्री विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अर्थात मकर रेखा की ओर उसका जब आभासी संचलन होता है तो यह सूर्य की दक्षिणायन स्थिति कहलाती है। तो जब सूर्य की उत्तरायण स्थिति होती है
तब वायुदाब पेटियाँ उत्तर की ओर खिसकती हैं, और जब सूर्य की दक्षिणायन स्थिति होती है तो ये वायुदाब पेटियाँ दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। लेकिन ध्रुवीय पेटियाँ जो होती हैं उच्च वायुदाब की उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर, वह अपने जगह पर बनी रहती हैं और उन पर सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, मेरा अगला वीडियो जो होगा वह सन्मार्गी पवनों, जो पृथ्वी पर जो अस्थायी पवन प्रणाली है पृथ्वी की, उस पर हम लोग उसमें चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।